डियर मित्रों, इस वक्त पूरी दुनिया तेल संकट से जूझ रही है। भारत में भी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं, लेकिन भारत तेल के दाम बढ़ाने के साथ साथ इस संकट से निपटने की तैयारी भी कर रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के पहले चरण में यूएई पहुंचे। यूएई भारत का चौथा सबसे बड़ा तेल निर्यातक साझेदार है। आज भारत और यूएई के बीच सिर्फ 4 घंटे में 7 अहम समझौते हुए। इनमें से कुछ समझौते भारत की तेल और गैस सप्लाई के लिए मील का पत्थर साबित होंगे और भविष्य में आने वाले किसी भी ऊर्जा संकट से निपटने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। आज आपको इन सभी समझौतों का विश्लेषण विस्तार से देखना चाहिए। मित्रों, आज आपको यह भी समझना चाहिए, जब 2 देशों के रिश्ते भरोसे की नींव पर खड़े होते हैं तो 4 घंटे के संक्षिप्त दौरे में कितने बड़े बड़े समझौते हो सकते हैं, कैसे 2 मित्र देश एक दूसरे को लाभ पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब 2 देशों के बीच अविश्वास की खाई होती है तो दुनिया के सबसे अमीर सीईओ के साथ 40 घंटे तक किसी देश में टिके रहने के बावजूद कुछ हासिल नहीं होता। इसे समझने के लिए आज आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 घंटे वाले यूएई दौरे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 40 घंटे वाले बीजिंग दौरे का तुलनात्मक विश्लेषण भी देखना चाहिए। लेकिन पहले आप 40 सेकंड का यह वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। इसे देखकर आप समझ पाएंगे कि 2 मित्र देशों की केमिस्ट्री कैसे होती है। मैं अपने दूसरे घर आया हूं। ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है। मित्रों, जब 2 देश एक दूसरे के हित के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, तभी उनके नेताओं के बीच केमिस्ट्री भी इतनी मजबूत दिखाई देती है। पीएम मोदी ने यूएई में अपने 4 घंटे के दौरे में कई गेम चेंजर समझौते किए। अब आपको भारत यूएई के बीच हुए समझौतों के बारे में भी जानना चाहिए, जो ऊर्जा संकट के दौर में सबसे महत्वपूर्ण है। आज भारत और यूएई के बीच रणनीतिक तेल भंडार को लेकर एक एमओयू साइन किया गया। यह समझौता भारतीय कंपनी इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड यानी ISPRL और यूएई के अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉक के बीच हुआ। ISPRL भारत सरकार की कंपनी है जो देश के लिए रणनीतिक तेल भंडार बनाती है और संभालती भी है, जिनका काम संकट के समय भारत के लिए कच्चा तेल सुरक्षित रखना और युद्ध या तेल सप्लाई रुकने की स्थिति में भी देश को तेल का बैकअप देना होता है। यानी ये देश का इमरजेंसी ऑयल बैंक है। इस वक्त भारत के पास फिलहाल 3 बड़े रणनीतिक तेल भंडार हैं। विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पाडूर के इन तेल भंडारों में कुल मिलाकर लगभग 5 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा कच्चा तेल स्टोर किया जा सकता है। अगर अचानक तेल सप्लाई रुक जाए तो ये भंडार भारत की लगभग 9 से 10 दिन की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। यानी भारत के पास अभी 10 दिन का इमरजेंसी ऑयल बैंक है। एडनॉक और भारत की ISPRL के बीच हुए समझौते के तहत अब यूएई की कंपनी भारत में 3 करोड़ बैरल तेल स्टोर कर सकेगी। इसके अलावा ओडिशा के चंडीखोल और पाडूर में नए बड़े तेल भंडार बनाए जाएंगे, जिससे भारत की तेल भंडारण की क्षमता लगभग 12 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगी, जिससे भारत के पास 20 से ज्यादा दिनों का इमरजेंसी तेल भंडार इकट्ठा हो जाएगा। इसके अलावा यूएई की फुजैरा में भी भारत के लिए इमरजेंसी तेल भंडार बनाने की योजना बनाई जा रही है। मित्रों, हॉर्मुज संकट और दुनिया में तेल सप्लाई का रास्ता बाधित होने के बीच ये भारत की बहुत बड़ी तैयारी है। इसके अलावा भारत और यूएई के बीच एलपीजी सप्लाई पर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हुआ। यह एलपीजी समझौता इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच हुआ। खाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली यह गैस भारत में घरेलू सिलेंडर, उज्ज्वला योजना, होटल और छोटे उद्योगों में इस्तेमाल होती है।
भारत दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी उपभोक्ताओं में शामिल है, इसलिए इसकी लगातार सप्लाई भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यूएई पहले से भारत की लगभग 40% एलपीजी जरूरत पूरी करने में बड़ी भूमिका निभाता रहा है। लंबे समय के समझौते से एलपीजी की सप्लाई अधिक सुरक्षित होगी और कीमतों में उतार चढ़ाव कम होगा, यानी संकट बढ़ने पर भी भारत के लिए ये कीमतें स्थिर रहेंगी। इसके अलावा भारत और यूएई के बीच एलएनजी और एलपीजी स्टोरेज सुविधाओं में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। मित्रों, यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी यानी लिक्विड नेचुरल गैस का सप्लायर भी है। एलएनजी का इस्तेमाल बिजली और उर्वरक बनाने, फैक्ट्रियों, रसोई गैस और सीएनजी वाहनों में किया जाता है। अब भारत और यूएई के बीच एलएनजी और एलपीजी स्टोरेज सुविधाओं में सहयोग बढ़ाने का समझौता भी हुआ है, जिससे इन गैसों का रिजर्व मजबूत होगा। मित्रों, सिर्फ 4 घंटे के दौरे में सिर्फ यही समझौते नहीं हुए। भारत और यूएई ने एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाले और भी कई समझौते किए। भारत और यूएई के बीच लंबे वक्त के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर समझौता भी हुआ। रक्षा सहयोग में डिफेंस इंडस्ट्री, एडवांस टेक्नोलॉजी, साइबर डिफेंस, समुद्री सुरक्षा, संयुक्त अभ्यास और सूचना साझेदारी शामिल होगी। इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों के बीच गुजरात के वाडीनार में जहाजों की मरम्मत के लिए औद्योगिक केंद्र स्थापित करने का समझौता हुआ। इसे भारत को ग्लोबल शिप रिपेयर हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत और यूएई मिलकर भारत में बेहद तेज और शक्तिशाली एआई सुपर कंप्यूटर प्रणाली बनाने जा रहे हैं, जिससे भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता मजबूत होगी। इसके अलावा यूएई इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत के अंदर $5 अरब का निवेश करेगा। मित्रों, दो देशों के बीच 4 घंटे में इतने समझौते हो गए, जिसका फायदा दोनों देश 40 साल तक उठाएंगे। यूएई में दोनों देशों ने एक दूसरे से सिर्फ कारोबारी समझौते नहीं किए, बल्कि भारत ने यूएई पर होने वाले हमलों की भी कड़े शब्दों में निंदा की। आज आपको अबुधाबी से भारत के प्रधानमंत्री के इस संदेश को भी सुनना चाहिए। यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बना गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। मित्रों, यूएई पर हमले के खिलाफ यह कड़ा संदेश इसलिए भी जरूरी था क्योंकि यूएई में 35 से 38 लाख भारतीय रहते हैं। भारतीय समुदाय यूएई की कुल आबादी का लगभग 30% से ज्यादा हिस्सा माना जाता है। यूएई पर मिसाइल और ड्रोन गिरने से इन भारतीयों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है और यूएई के तेल भंडारों में आग लगने का सीधा असर भारत को होने वाली सप्लाई पर पड़ता है। मित्रों, आज आपको दोनों देशों के बीच होने वाले समझौते में यूएई के फायदे के बारे में भी जानना चाहिए। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारत से गैस सप्लाई का समझौता करके यूएई लंबे समय के लिए ऊर्जा उपभोक्ता को सुरक्षित कर रहा है। अगर यूएई की कंपनी भारत में तेल स्टोर करती है तो यह स्थायी और बड़े तेल उपभोक्ता की गारंटी भी है। भारत दुनिया का नया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। यूएई भारत में निवेश करके इसका बड़ा लाभ ले सकता है। एआई और टेक्नोलॉजी में साझेदारी के जरिए यूएई के G42 जैसे ग्रुप भारत के विशाल डिजिटल मार्केट में प्रवेश पा रहे हैं। इसके अलावा भारत के साथ गहरे रिश्ते खाड़ी में यूएई की रणनीतिक और कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करते हैं। मित्रों, दो देशों के बीच भरोसा हो तो 4 घंटे में चमत्कार हो सकता है। भारत और यूएई ने आज ये साबित भी किया। दोनों देशों के बीच आज जो समझौते हुए, तेल संकट काल में दुनिया के बहुत से देशों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन जब दोस्ती स्वाभाविक नहीं होती, जबरदस्ती किसी से लाभ हासिल करने के लिए दोस्ती का ढोंग किया जाता है, तो नेताओं के हाई प्रोफाइल दौरों में चमक दमक तो नजर आ सकती है, लेकिन 40 घंटे से ज्यादा देर तक किसी देश में टिकने के बावजूद जिल्लत के अलावा और कुछ नहीं मिलता। आज ये बात डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग यात्रा ने साबित कर दी। डीएनए मित्रों, आपने फिल्म आनंद का एक मशहूर डायलॉग सुना होगा, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। यही बात मीटिंग्स के लिए भी कही जाती है। मीटिंग बड़ी होनी नहीं चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मीटिंग लंबी होती है वो अक्सर बेमतलब की होती है। ये कहते हैं कि मीटिंग छोटी होनी चाहिए, लंबी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
बिना जो लंबी मीटिंग्स होती हैं वो बिना किसी नतीजे के रह जाती हैं। इसे ट्रंप और जिनपिंग ने 40 घंटे में सही साबित करके दिखाया भी। मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विमान एयरफोर्स 1 13 मई को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:20 पर बीजिंग में लैंड हुआ, जबकि आज दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास ट्रंप बीजिंग से सबको टाटा बाय बाय करते हुए रवाना हो गए। ट्रंप 40 घंटे से ज्यादा वक्त तक बीजिंग में रहे, लेकिन आज जब वो वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए तो उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ नहीं था। ट्रंप चीन से कोई बड़ा व्यापारिक समझौता किए बगैर लौट रहे हैं। शी जिनपिंग ने ईरान युद्ध को खत्म कराने में उनको किसी ठोस मदद का आश्वासन भी नहीं दिया। यह हाल तब है जब ट्रंप ने 2 दिन तक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की खुलकर तारीफ की। ट्रंप बीजिंग इसलिए गए थे ताकि बड़े व्यापारिक समझौतों को दिखाकर अमेरिका में अपनी गिरती लोकप्रियता को संभाल पाएं, मध्यावधि चुनाव से पहले कुछ ठोस उपलब्धियां दिखा पाएं। लेकिन डील के लिए कुछ भी करने को तैयार ट्रंप बीजिंग में कोई डील क्रैक नहीं कर पाए। शी जिनपिंग ने उनको 21 तोपों की सलामी दी, सैर सपाटा करवाया, अच्छा डिनर करवाया, लेकिन इसी के साथ बंद कमरे में ताइवान पर धमका भी दिया। यानी ट्रंप को चीन से हासिल कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो अपने साथ साथ अमेरिका की इज्जत चीन की मिट्टी में मिलाकर आ गए। मित्रों, चीन को तो पहले ही अमेरिका से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी। यानी ट्रंप का यह दौरा चमक दमक वाला तो रहा, लेकिन अमेरिका और चीन को इस दौरे से मिला कुछ नहीं। आज आप भी सोच रहे होंगे, जब ट्रंप को इस दौरे से कुछ मिला ही नहीं तो 40 घंटे से ज्यादा वक्त तक अमेरिका के सबसे बड़े वीवीआईपी बीजिंग में कर क्या रहे थे। आज आपको इस पर आधारित एक वीडियो विश्लेषण बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। ट्रंप जब बीजिंग में उतरे तो सैकड़ों चीनी बच्चों ने झंडे हिलाकर डांस करके उनका स्वागत किया। ट्रंप को फूल दिए गए। डील की तलाश में बीजिंग आए। ट्रंप ने खुशी खुशी इसको स्वीकार किया। ट्रंप को जिनपिंग ने अगले दिन 21 तोपों की सलामी और पूरा सम्मान दिया। बीजिंग में ट्रंप को डिनर में भुनी हुई बतख, चीनी व्यंजन, तिरामिसू मिठाई और शंख के आकार की खास पेस्ट्री परोसी गई। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप को टेंपल ऑफ हेवन भी घुमाया। जिनपिंग ने ट्रंप और उनके बेटे बहू के साथ यहां पर यादगार फोटो भी खिंचवाई। ट्रंप अपने साथ अमेरिका के सबसे अमीर उद्योगपतियों को लेकर बीजिंग गए थे। जिनपिंग ने इन उद्योगपतियों से हाथ तो मिलाया, लेकिन इनके हाथ में कुछ रखा नहीं। यानी दुनिया के सबसे बिजी सीईओ बीजिंग में सिर्फ फोटो खींचने और खिंचवाने गए। एलन मस्क को शायद इस बात का अंदाजा था बीजिंग में वो पिकनिक के लिए जा रहे हैं, इसीलिए वो अपने बेटे लिटिल एक्स को भी मौज मस्ती करवाने के लिए साथ लाए थे। मस्क चीन में कभी वीडियो बनाते दिखे, कभी दूसरों के साथ फोटो खिंचवाकर बोरियत महसूस करने के बाद मुंह बनाते। ये हाल उस अमेरिकन उद्योगपति का था जिसकी नेटवर्थ $820 बिलियन यानी लगभग 70 लाख करोड़ रुपए है। यही हाल एप्पल के टिम कुक, एनवीडिया के जेनसन हुआंग और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक का भी रहा। मालूम चला है ट्रंप अपने पावर का इस्तेमाल करके कई अमेरिकी उद्योगपतियों को जबरदस्ती बीजिंग लेकर आए। आखिर में ट्रंप को जिनपिंग गुप्त झोंगना नहाई गार्डन लेकर गए। ट्रंप को 300 से 400 साल पुराने पेड़ दिखाए। ट्रंप ने यहाँ 1000 साल पुराना पेड़ भी देखा। ट्रंप ने पूछा क्या उनसे पहले किसी राष्ट्राध्यक्ष को यहाँ पर लाया गया है। क्या दूसरे विदेशी नेताओं को भी इस परिसर में लाया जाता है? बहुत कम। शुरुआत में हम यहाँ राजनयिक कार्यक्रम नहीं करते थे, बाद में कुछ कार्यक्रम शुरू हुए। ये बात सुनकर ट्रंप के चेहरे पर थोड़ा सुकून दिखा। शायद वॉशिंगटन जाकर जब बीजिंग में उनकी उपलब्धियों के बारे में पूछा जाएगा तो वो बता पाएंगे उन्होंने चीन में एक ऐसा गार्डन देखा जिसे उनके सिवाय बहुत कम वैश्विक नेताओं ने देखा है। तो मित्रों, इस तस्वीर के साथ एक बार फिर से हम कह दें कि हम 4 घंटे वर्सेस 40 घंटे की मीटिंग का तुलनात्मक विश्लेषण कर रहे हैं। एक 4 घंटे में मीटिंग हुई जो यूएई में हुई, और एक 40 घंटे की मीटिंग जो कि बीजिंग में हुई। मित्रों, इस वक्त अमेरिका में भी चीन से हुई किसी डील की नहीं बल्कि ट्रंप की सीक्रेट गार्डन की सैर और उस भुनी हुई बत्तख की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है जो उनके खाने के टेबल पर परोसी गई थी। ट्रंप के लौटते वक्त उनके विमान एयरफोर्स 1 में पत्रकारों ने पूछा उनकी उपलब्धि क्या रही। इस पर ट्रंप का जवाब क्या रहा, यह आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही। मुझे लगता है कि इससे बहुत लाभ हुआ।
और हमने कुछ शानदार व्यापारिक समझौते किए। दोनों देशों के लिए ये एक बेहतरीन मुलाकात थी। ट्रंप जिस तरह हवा में उड़ रहे थे, उसी तरह वो बातें भी हवा में ही कर रहे थे। ट्रंप का जवाब था कि दोनों देशों ने कुछ बेहतरीन समझौते किए, लेकिन ये कौन से समझौते हैं, इसके बारे में ट्रंप ने कुछ खास नहीं बताया। मित्रों, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री डीन एचिसन ने कहा था, कूटनीति के कुछ ही नियम ऐसे हैं जिनमें कोई अपवाद नहीं। जब कोई अधिकारी कहता है कि बातचीत उपयोगी रही, तो यह मान लिया जा सकता है कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मित्रों, डीन एचिसन ने बिल्कुल सही कहा। अब ट्रंप ये माने या ना माने, लेकिन पूरा अमेरिका और दुनिया यही मान रही है, ट्रंप को बीजिंग दौरे से कुछ मिला नहीं। लेकिन चीन और अमेरिका के बीच अविश्वास की वजह से वो बीजिंग से ज्यादा नुकसान करवाकर लौटे। आज आपको यह भी जानना चाहिए, चीन और अमेरिका के बीच कौन सी डील की उम्मीद लगाकर ट्रंप बीजिंग गए थे और उनको हासिल क्या हुआ। ट्रंप ने दावा किया कि चीन अमेरिकी कंपनी बोइंग से 200 प्लेन्स खरीदने पर सहमत हुआ है, लेकिन इस पर चीन की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं मिली है। ट्रंप के इस ऐलान से बोइंग कंपनी के शेयर उठे नहीं, गिर गए, क्योंकि बाजार को उम्मीद थी कि बीजिंग से 500 प्लेन खरीदने के ऑर्डर मिलेंगे। ट्रंप के मुताबिक चीन ने अमेरिका से सोयाबीन और बीफ की $10 बिलियन की खरीदारी का वादा किया है। यह भी 2020 में अमेरिका और चीन के बीच हुई डील जैसा आश्वासन माना जा रहा है। चीन ने पहले भी वादे किए थे, लेकिन पूरे नहीं किए, और चीन इसके लिए मशहूर वैसे भी है। ट्रंप ने दावा किया, चीन ने अमेरिका से तेल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन इस पर भी कोई आधिकारिक समझौता नहीं हुआ। ट्रंप की रेयर अर्थ पर जिनपिंग के साथ बातचीत हुई, लेकिन यह बातचीत भी डील में नहीं बदल पाई। मित्रों, अमेरिका और चीन के बीच अविश्वास का जो गहरी खाई है, उसे भरना आसान नहीं है। इस दौरे में अमेरिका और चीन ने व्यापार और निवेश को संभालने के लिए नए व्यापारिक मंच और बोर्ड बनाने पर चर्चा की, ताकि भविष्य में विवाद कम किया जा सके। दोनों देशों ने माना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहना चाहिए ताकि दुनिया में तेल सप्लाई प्रभावित ना हो, लेकिन चीन ने यह भी कहा, ईरान पर हमला होना ही नहीं चाहिए था। शी जिनपिंग ने अगले 3 वर्षों के लिए स्थिर और रचनात्मक चीन अमेरिकी संबंध का नया ढांचा प्रस्तावित किया। इसके अलावा शी जिनपिंग की सितंबर 2026 में अमेरिका की यात्रा की योजना पर भी चर्चा हुई, लेकिन जिस डील की तलाश में ट्रंप बीजिंग गए थे, 40 घंटे से ज्यादा वक्त तक बीजिंग में टिके रहने के बावजूद इस तरह की किसी डील के लिए कोई बड़ा आधिकारिक समझौता नहीं हुआ। यह पूरा दौरा मौखिक आश्वासनों, भविष्य की संभावनाओं और राजनीतिक संदेशों तक ही सीमित रहा। हालांकि ट्रंप इस दौरे के बाद ताइवान पर बहुत ज्यादा दबाव में दिखाई दे रहे हैं। अगर स्थिति ऐसी बनी तो क्या अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा? मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा। आज यही सवाल राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुझसे भी पूछा था। मैंने उनसे कहा, मैं इस बारे में बात नहीं करता। क्या उन्होंने पूछा कि आप ताइवान की मदद के लिए सैनिक भेजेंगे? उन्होंने पूछा कि क्या मैं उनकी रक्षा करूंगा। मैंने कहा, मैं इस बारे में बात नहीं करता। मित्रों, आज से पहले अमेरिका ने हमेशा ताइवान की रक्षा की बात कही है, लेकिन जिनपिंग के धमकाने के बाद अब वो इस मुद्दे पर खामोश हो गए। न जिनपिंग को उन्होंने इसका जवाब दिया और न ही अमेरिकी पत्रकारों से इस बारे में कुछ कहा। इसे भी अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि के नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है।